लिटिल लैंटर्न डीप डार्कनेस बुक 1 चैप्टर 4 एक जहरीला स्वागत। स्मस्त के उलझे हुए विचारों में ऐसी गांठें पड़ गई थीं कि उन्हें खोल पाना नामुमकिन था। सच ने उसे सुन्न कर दिया था, भविष्य उसे डरा रहा था, लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में दबी वो विशाल शक्ति जिसकी पहली झलक उसे उसी शाम अपने मॉडल हाउस को बनाते हुए मिली थी, अब फैलने लगी थी। वो उसके सीने में एक नरम गर्माहट की तरह फैल गई और उस बर्फीले डर को दूर धकेलने लगी जो उसके दिल को जकड़े हुए था। मैं लगभग 15 साल पहले पागल हो गई थी, नीना ने कहा। अपनी टपकती अंधेरी झोंपड़ी में उसने बुझा हुआ दीपक दोबारा जलाने की कोशिश भी नहीं की। मेरे अंदर जो थोड़ी सी समझदारी अभी तक बची हुई है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि मैं पागल हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक आदर्श माँ कभी नहीं रही स्मस्त। नहीं, सच से इनकार मत करो, खासकर इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी तक सच्चाई पता ही नहीं है। मैं सिर्फ पैसों की कमी की बात नहीं कर रही, मैंने तुम्हें एक अहम जानकारी से भी वंचित रखा है, तुम्हारी असली विरासत की जानकारी। मुझे नहीं पता कि ये ज्ञान तुम्हें आने वाले समय के लिए मजबूत करेगा या तुम्हारे दिलो दिमाग को कड़वाहट और दुख से भर देगा। जब से तुमने चीज़ों को समझना और जाहिर करना शुरू किया है, मैं तब से ये फ़ैसला लेने की कोशिश कर रही हूँ और अब तक कोई नतीजा नहीं निकाल पाई हूँ। वैसे भी तुम जानते हो मेरे लिए उनके बारे में बात करना कितना मुश्किल है। वो चुप हो गई। समझ जानता था ये सिर्फ मुश्किल नहीं था, ये सचमुच माँ के पागलपन की आग में घी का काम करता था। समस्त उठा, अंधेरे में टटोलकर टीन का मग ढूंढा, उसे मटके से भरा और नीना के पास ले आया। समस्त ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जानता था आज रात उसकी माँ या तो खुद को जीत लेगी या खुद से हार जाएगी। दोनों ही हालातों में परिणाम एक ही होगा। नीना ने पूरा मग एक ही सांस में खाली कर दिया, फिर छत से गिरती धाराओं में से एक के नीचे मग रखकर उसे दोबारा भर लिया। पानी, वो बुदबुदाई। पानी ही उन्हें मुझसे दूर ले गया। उन्होंने इसी के साथ बह जाना चुना। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उसके लिए, उसके लिए। नीना की आवाज़ बिखरने लगी। वो फिर बेचैन होने लगी, लेकिन कम से कम अब वो खुद को चोट नहीं पहुंचा रही थी। वो लोग ठीक 7 बजे यहाँ आ जाएंगे माँ, स्मस्त ने धीरे से याद दिलाया। हाँ हाँ, वो बोली, और हमारे पास कोई घड़ी भी नहीं है। उसकी हंसी थकी हुई थी। लेकिन अब मैं और समय बर्बाद नहीं करूंगी समस्त। तुम्हारे पूर्वज कई पीढ़ियों तक इस कस्बे के सबसे बड़े जमींदार रहे हैं। समस्त ने इस हैरान कर देने वाली जानकारी को चुपचाप अपने भीतर उतार लिया। ये बात उसकी फटेहाल जिंदगी से इतनी बेमेल थी कि विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन वो खामोश रहा। वो हैरानी जताकर या सवाल पूछकर अपनी माँ का ध्यान नहीं भटकाना चाहता था। नीना ने जिस हद से ज़्यादा दर्दनाक चीज़ को अपने दिल में दफन कर दिया था, उसे इतने सालों बाद फिर से ज़िंदा करना बड़ी बहादुरी का काम था। तुम्हारे दादा श्री सोमदत्त आनंद को अपने पिता से काफ़ी दौलत विरासत में मिली थी। ज़मीन, इमारतें, नकद, सोना और मवेशी। वो एक अच्छे इंसान थे, बस एक कमी थी, वो दिखावे के बहुत शौकीन थे। वो दानवीर थे, लेकिन अपने अच्छे काम पर हमेशा अपने नाम की मोहर लगा देते थे, जबकि असली दान पूरी तरह गुप्त होना चाहिए। उन्हें इसमें ज़्यादा दिलचस्पी थी
कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, बजाय इसके कि वो लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। उनके दान और मदद के किस्से पूरे प्रांत में मशहूर हो गए। चूंकि उसके पीछे दिखावे की भावना थी, इसलिए उनके परोपकार का वृक्ष जड़ों से ही खराब था। वो उस पेड़ को अपने खून से सींचते रहे और उसका फैलाव ही उनकी बर्बादी की मुख्य वजह बना। सूखे के एक लंबे दौर ने उनकी आमदनी बहुत कम कर दी। वो अपनी कुछ ज़मीनें कौड़ियों के दाम बेचने पर मजबूर हो गए। टैक्स की भरपाई भी बंद हो गई। इतिहास में पहली बार किसी आनंद को उधार लेना पड़ा और फिर पुराने कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए उन्हें और उधार लेना पड़ा। ब्याज की दरें बहुत ऊंची थी। वो रोज़ दर रोज़ आर्थिक तंगी के अंधे कुएं में और ज़्यादा डूबते गए। जिन लोगों की उन्होंने उम्र भर मदद की थी, जब तुम्हारे दादाजी उनके पास मदद मांगने गए तो उन्होंने ना सिर्फ मुंह मोड़ लिया, बल्कि उनकी बेवकूफ़ी पर हंसे भी। जिन्हें कभी देवता कहा जाता था, अब सब उन्हें मूर्ख कहने लगे। तनाव और निराशा ने उन्हें जल्दी ही घेर लिया। वो बीमार पड़ गए और 42 साल की उम्र में ही मर गए। पीछे छोड़ गए कर्ज के पहाड़ और 2 अनाथ बच्चे। दोनों ही लड़के थे। उम्र में 3 साल का फ़र्क। उस वक्त एक 17 साल का था और दूसरा 14 का। बड़ा वाला नीना की आवाज़ फिर टूटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नंगे पैर जलते कोयलों पर चल रही हो। स्मस ने धीरे से कहा, बड़े वाले मेरे पिता थे। नीना ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे पिता। उसने ऐसे कहा जैसे उसकी रूह उस झोंपड़ी से निकलकर कहीं दूर दुख के किसी पुराने ठिकाने पर चली गई हो। रवि आनंद। उसने नाम बोलते हुए गहरी सांस ली। 14 साल बाद उनका नाम जुबान पर लाना भी कितना मुश्किल है। कभी कभी लगता है, नीना धीमे स्वर में कह रही थी, कि उनका नाम लेते ही मैं मर जाऊंगी और वहाँ चली जाऊंगी जहाँ वो चले गए। उनसे मिलने से पहले मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे पुरुष का अस्तित्व लड़कियों के सपनों के बाहर भी हो सकता है। वो अपने पिता से बिल्कुल उलट थे। जहाँ तुम्हारे दादा को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था, वहाँ तुम्हारे पिता हर काम में अपने आप को मिटा देना चाहते थे। वो हार मानना जानते ही नहीं थे और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी भी, क्योंकि वही ज़िद आखिरकार उनकी अकाल मृत्यु का कारण बनी। नीना ने मग से बारिश का पानी पिया और काफ़ी देर तक चुप रही। समस्त के भीतर कोई चीज़ अपनी जंजीरों को तोड़कर उस जलालत के दायरे से ऊपर उठ रही थी जिसमें वो उम्र भर रेंगता रहा था और लाते खाता रहा था। तुम्हारे दादा की मृत्यु के बाद भी सूखा प्यासी धरती को 1 साल तक तड़पाता रहा, लेकिन तुम्हारे पिता उस मुसीबत की फौज से भिड़ गए थे, चाहे वो इंसानी थी या कुदरती, जो उनके गिरवी रखे घर के दरवाजे पर खड़ी थी। वो बिना थके, बिना रुके और समझदारी के साथ लड़ते रहे। उन्होंने ऐसी छोटी छोटी संपत्तियां खोज निकाली जो किसी तरह भुला दी गई थी और इसलिए कहीं गिरवी नहीं रखी हुई थी। कुछ ही सालों में वो उस विशाल दुश्मन सेना की एक एक टुकड़ी को हराने लगे। लेकिन नीना ने धीरे से कहा, उनके अपने घर में ही एक गद्दार छिपा हुआ था, उनका छोटा भाई राज आनंद। पिंटू के पिता, स्मस्त ने धीरे से कहा। हाँ, नीना ने पुष्टि की, पिंटू का पिता। वो एक बिगड़ैल लड़का था जिसे हिंसा और फालतू खर्चे की आदत थी। रवि ने राज के लिए माँ और पिता दोनों बनने की कोशिश की। रवि ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करने वाले माता पिता बन गए। वो अपने भाई को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते थे क्योंकि उनका ज़्यादातर समय
काम में बीतता था, लेकिन उन्होंने राज की किसी मांग को कभी नहीं नकारा। जब तक उसके पिता जिंदा थे, राज अपनी काली इच्छाओं को दबाने के लिए मजबूर था, लेकिन उनके देहांत के बाद उसने अपने तरीके से खुल के जीना शुरू किया। शुरुआत जुए, शराब और बदचलनी से हुई, और इससे पहले कि रवि को समझ आता कि क्या हो रहा है, राज ने लोगों को धमकाना और मारना पीटना भी शुरू कर दिया, चाहे वो उसके कर्जदार हों या जिनसे उसने खुद उधार पैसा लिया हो। और एक दिन उसने एक ऐसी लड़की पर हमला किया जिसे लोग अछूत कहते थे। तुम्हारे पिता, जिन्होंने पहले राज की हर गलती पर उसे बचाया था, इस अपराध को माफ़ नहीं कर पाए। राज 18 साल की उम्र में पहली बार जेल गया। उसे उम्मीद थी कि रवि थोड़ा पैसा खर्च करके उसे फिर बचा लेंगे। उसने रवि से माफ़ी भी मांगी, लेकिन तुम्हारे पिता कानून को अपना काम करने देने के फैसले पर डटे रहे। किसी ने मुझे बताया कि पुलिस जब उनके भाई को ले गई तो वो 1 घंटे तक रोते रहे। मेरे भाई का दिल सोने का है। राज को कभी माँ का प्यार नहीं मिला। हमारे पिता के पास भी उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता था। उसे बस प्यार की कमी है, और वो एक दिन ज़रूर सुधर जाएगा। वो सबसे यही कहते थे जब राज जेल में था। रवि ने कभी ये नहीं सोचा कि प्यार की वही कमी उनके अपने जीवन में भी थी। जब किसी ने ये बात कही तो तुम्हारे पिता बोले, राज को अपने किए पे पछतावा है, और जिस आदमी को पछतावा हो वो सुधर सकता है। उसे सिर्फ एक अच्छी पत्नी चाहिए जो उसके दिल के खालीपन को अपने प्यार से भर दे। फिर वो कभी ऐसा पाप करने की सोचेगा भी नहीं। जब राज 8 महीने बाद घर लौटा तो रवि ने पूरी शिद्दत से उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू किया। कोई भी शरीफ आदमी उस गुंडे को अपनी बेटी का चेहरा तक न देखने देता। शादी तो दूर की बात थी। आखिर में उन्हें एक ऐसी औरत पर राज़ी होना पड़ा जिसके ऊपर खुद उतने ही सवालिया निशान थे जितने उसके होने वाले पति पर। सोना एक कसाई की सबसे छोटी बेटी थी। उस कसाई ने पिछले साल शराब के नशे में धुत होके एक आदमी की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से उसे फांसी दे दी गई थी। कुछ लोगों का कहना था कि सोना अपनी 7 बहनों में से 2 के साथ मिलकर देवगढ़ की गलियों में काम करती थी। इसका क्या मतलब है माँ? समस्त ने पूछा। क्या वो सड़कें साफ करती थी? मैं तुम्हें इसका मतलब किसी और दिन बताऊंगी, नीना ने बात टालते हुए कहा। वैसे भी तुम्हारे पिता उस बात को सिर्फ एक अफवाह मानते थे। खैर, सोना रिश्ते के लिए मान गई और राज की दुल्हन बन गई। उसने अपने पति के दिल का सोना तो बाहर नहीं निकाला, लेकिन उसे नए बखेड़े खड़े करने से रोकने में कामयाब हो गई। सोना में राज को एक ऐसी साथी मिल गई जिसे एक आम आदमी अपनी पत्नी में नहीं ढूंढता। वो उसके साथ जुआ खेल सकता था, शराब और सिगरेट पी सकता था। वो उसके साथ जमकर रंगीन झगड़े भी कर सकता था। मतलब राज उसे जितना देता था वो उसे उतना ही वापस भी देती थी, कभी कभी सूद समेत। और भी बहुत सी चीज़ें थीं जो वो दोनों साथ करते थे। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में अगर मुझे पूरी समझ भी होती तो भी मैं उनका जिक्र तुमसे ना करती। अहम बात यह है कि तुम्हारे पिता का मकसद उस 2 शैतानों की शादी से लगभग पूरा हो गया था। अब वो अपना पूरा ध्यान फिर से अपने प्यारे काम पर लगा सकते थे। उन्होंने कभी राज से मदद नहीं मांगी, और राज ने कभी मदद देने की पेशकश भी नहीं की। तुम्हारे पिता तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने अकेले ही उन सारी मुश्किल हालातों की सेना को पूरी तरह हरा नहीं दिया जिसने उनके पिता को मार दिया था और आनंद परिवार की साख को धूमिल कर दिया था। उन्होंने ना सिर्फ हर खोई हुई चीज़ वापस पा ली थी, बल्कि कामयाबी के एक ऐसे शिखर तक पहुंच गए थे जो उनके पूर्वजों की संयुक्त सफलता से कई गुना ऊंचा था। वो 29 साल के थे जब उन्हें शादी की ज़रूरत महसूस हुई। तब तक राज और सोना
का एक बेटा हो चुका था। रवि से पैसे लेने के अलावा उस दंपति का रवि से कोई खास वास्ता नहीं था। रवि आसानी से किसी भी बड़े ज़मींदार की बेटी से शादी कर सकते थे। बिचौलिए उनके आसपास बड़े बड़े खानदानों के रिश्ते और दहेज की भारी भरकम रकमों के प्रलोभन लेकर मंडराते रहते थे। एक दिन वो ऐसे ही एक परिवार की हवेली से बाहर निकल रहे थे जब उन्होंने एक लड़की को सड़क पर साइकिल चलाते देखा। वो अभी उस विद्या को सीख ही रही थी। उसका संतुलन इतना नाजुक था कि हवा के झोंके से डोल जाए। तभी एक बड़ा सा खूंखार कुत्ता जोर से भौंका और साइकिल पर टूट पड़ा। वो लड़की चीखी, डगमगाई और धड़ाम। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दर्दों का एक पूरा झुंड उस पर लपका। कुत्ते के काटने का जख्म, ज़मीन पर गिरने की चोट, चमचमाती साइकिल के पेंट पर खरोंचे और उन सबसे बड़ा भरी सड़क पे अटपटे ढंग से पड़े होने की शर्म का वार। लेकिन अचानक कुत्ते की गुर्राहट एक कराह में बदल गई और वो भाग गया। साइकिल गिरते गिरते जादू की तरह थम गई और लड़की को अपने कंधे पर एक मजबूत हाथ का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली और उस बेहद आकर्षक आदमी को देखा जिसे उसने कुछ पल पहले सड़क पार करते देखा था। उसने एक हाथ से टेढ़ी साइकिल का हैंडल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उस लड़की को संभाला हुआ था। उसने साइकिल को इतनी आसानी से सीधा कर दिया जैसे वो और उसे चलाने वाली लड़की दोनों कागज़ के बने हों। तुम्हारे पिता और माँ पहली बार इस तरह मिले थे स्मस्त। उन्होंने एक छोटे से एक्सीडेंट को होने से रोक लिया, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी को एक अंतहीन दुर्घटना में बदल दिया। मैं एक अनाथ थी जिसे एक बहुत प्यारे परिवार ने गोद लिया था। मेरे पिता डाक विभाग में क्लर्क थे। रवि हमारी उस छोटी सी मुलाकात के अगले दिन उनसे मिले और मेरा हाथ मांग लिया, जिससे मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली और सबसे बदकिस्मत औरत बन गई। हमने सिर्फ 3 महीने की छोटी और प्यारी मुलाकातों के बाद शादी कर ली। उन्होंने अपने पुश्तैनी घर को सालों पहले कर्ज से छुड़ा लिया था, लेकिन वो हमारे लिए एक नया घर बनाना चाहते थे। स्मस्त के दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। वही घर जिसमें पिंटू रहता है? उसने पूछा। हाँ वही घर, नीना ने कहा। स्मस्त चारपाई से उछला और फिर वापस उस पर गिर पड़ा। क्या हुआ बेटा? नीना ने घबरा कर पूछा। उसने फिर माचिस ढूंढी, छत से गिरे भूसे को दीपक में से निकाला, उसमें थोड़ा तेल डाला और दीपक की लौ फिर जल उठी। इस दौरान स्मस्त ने उसे उस मॉडल हाउस के बारे में बताया जो उसने बनाया था और पिंटू के उस दावे के बारे में कि वो मॉडल बिल्कुल पिंटू के घर जैसा था। बादलों ने ज़मीन पर पानी की बौछारें जारी रखी थी, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल था कि प्रकृति में सूखे जैसा भी कुछ हो सकता है। तुम्हारे पिता ने वो घर खुद डिज़ाइन किया था। एक तरह से उन्होंने उसे अपने हाथों से बनाया था, नीना ने धीरे से कहा। वो अपने बेटे के पास आकर बैठ गई। उसने स्मस्त के हाथों को थाम लिया। वो तुम्हारे अंदर जिंदा है स्मस्त, उसने कहा। अगर तुम्हें खाना पीना इतना कम ना मिला होता तो तुम हूबहू उनकी तरह दिखते। काश मुझे ये चमत्कार पहले समझ आ गया होता तो शायद तुम्हें ये भिखारियों वाली ज़िंदगी ना जीनी पड़ती। नीना फिर से अपने अपराध बोध और दुख के दलदल में धंसने लगी। मेरी तरफ देखो माँ, स्मस्त ने उससे विनती की। नीना ने उसे देखा, उसके चेहरे पर साहस की मुस्कान देखी और खुद को संभाला। श्रीमती रवि आनंद के रूप में मेरी नई जिंदगी के पहले दिन पुश्तैनी हवेली के राज और सोना वाले हिस्से में भारी हंगामा हुआ। वो दोनों एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे। उनकी आवाज़ें इतनी ऊंची थीं कि मेरे नए घर की खुशी भरी हवा तक कट कट कर घायल हो रही थी। और उन आवाज़ों से साफ लग रहा था कि सिर्फ शब्द ही नहीं चल रहे थे, हाथ भी चल रहे थे। मैं अपने पति के पीछे उस हॉल तक गई जहां वो एक दूसरे से
नफरत और हिंसा के साथ लड़ रहे थे। मैं दरवाजे पर रुक गई और अंदर देखने लगी। सोना के चेहरे और गर्दन पर चोटों के निशान उभर रहे थे। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो डरी हुई भी नहीं लग रही थी। मैंने राज के चेहरे को देखा। उसकी बाईं आंख के नीचे से जबड़े तक एक गहरा खरोंच का निशान था। उसकी कमीज की जेब फटकर हवा में लटक रही थी। वो फिर से एक दूसरे का गला पकड़ने ही वाले थे कि रवि बीच में आ गए और उन्हें अलग कर दिया। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अपनी भाभी का स्वागत करने की बजाय जंगली जानवरों की तरह लड़ रहे हो। रवि ने उन्हें डांटा और फिर मेरी तरफ देखकर एक माफ़ी भरी मुस्कान दी। उन हिंसक पति पत्नी ने एक साथ अपने सिर घुमाए और अपनी दोहरी नज़र सीधे मुझ पर टिका दी। उस पल उनकी आपसी नफ़रत और दुश्मनी ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी थी ही नहीं। उनके हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़े और उनकी उंगलियां आपस में गुंथ गईं। वो नज़र, नीना की आवाज़ में अब हल्की सी दहशत थी। उनकी आंखों से जहरीली नफ़रत ऐसे टपक रही थी जैसे धूप में सूखने के लिए टांगे गए गीले कपड़ों से पानी टपकता है।